हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें रोजगार विद अंकित सर का जितना भी मॉक टेस्ट आता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, जीडी हो या यूपी पुलिस हो, सारे मॉक में मैथ के सवालों को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अंकित सर का जो दिल्ली पुलिस का जितना लोग वीकली मॉक को दे रहे हैं दिल्ली पुलिस का, बहुत कम लोग जो है मिनी मॉक को दे रहे हैं। मिनी मॉक देने से आपका ये फायदा होगा कि आपके टाइम में जो है बहुत कमी आएगी, और इसका जो फायदा आपको जीडी में भी मिलने वाला है, क्योंकि जीडी में एक बार टाइम, इसमें तो बहुत टाइम इनफ टाइम है, लेकिन इसमें जीडी में जो है बहुत लिमिटेड टाइम है। तो इसी को आपको देने से जीडी में भी प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। जितना कम टाइम इसमें लगाइएगा उतना मतलब आपका टाइम बचेगा, और मैथ रीजनिंग में ही आपको स्कोर करने पर जीडी में भी बढ़िया स्कोर होगा और दिल्ली पुलिस में भी बढ़िया स्कोर होगा, क्योंकि जीके का कोई भरोसा नहीं रहता है। इसी में आप 100% एक्यूरेसी के साथ सही बना सकते हैं मैथ और रीजनिंग में ही। तो इस मॉक को आप जरूर दें। एक तो फ्री में मॉक आ रहा है, हर दो दिन पर सर अपलोड कर दे रहे हैं, और सप्ताह में भी एक फुल मॉक भी आ रहा है, तो आप इसे जरूर दें। हम इसमें देखिए एक जो है मिनी मॉक को छोड़ दिए हैं, उसे भी हम आगे करा देंगे। आज हम जो है आज जो 27 सितंबर को अपलोड हुआ था मिनी मॉक मैथ का, उसे सॉल्व करेंगे। उसमें आप 15 मैथ के सवालों को देखेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए देखिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 25 मिनट का टाइम है, 15 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 15 मार्क्स का रहेगा हमारा। ठीक है, एग्जाम में भी 15 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछेगा। देखिए इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है 25 मिनट के अंदर भी सॉल्व हो, या फिर 25 मिनट के अगर बाद भी सॉल्व होता है, तो जितना भी क्वेश्चन अगर बचेगा समझाते हुए अगर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो जितना भी क्वेश्चन मुश्किल से एक क्वेश्चन बचता है, तो उसे हम उसके बाद जैसे ही मतलब अपलोड मतलब सॉरी जो रिजल्ट शो हो जाता है, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन बचेगा उसे हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो देखिए 25 मिनट का टाइम है, 15 क्वेश्चन है, और सारे 15 सवालों को देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 19 संख्याओं का औसत 48 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 50.6 और अंतिम 13 संख्याओं का औसत 47.6 है। यदि 7वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो बाकी बचत संख्याओं का हमें मतलब औसत बताएं। देखिए पहले तो 19 संख्या दिया है, इसका औसत कितना दिया है 48। ठीक है, 48 दिया है। उसके बाद 7 संख्या दिया है, 7 संख्या का औसत कितना है 50.6, और 13 संख्या जो बचा है 13 संख्या, उसका औसत दिया है 47.6। देखिए 13 और 7 कितना होता है 20। 20 जो संख्या हो गई यहाँ, और यहाँ टोटल संख्या कितना है 19, यानी कि एक संख्या जो है दोनों में कॉमन है। और देखिए उसी संख्या को हमें निकालना है, जो 7वीं संख्या है इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन, तो हमें उसी 7वीं संख्या को निकालने के बाद औसत बताना है। देखिए पहले यहाँ देखिए कंपेयर करते हैं, या तो आप एक मेथड होता है कि सब में गुना करके वैसा बना दें, लेकिन एवरेज के क्वेश्चन को शॉर्ट ही बनाया जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए सबको 48 रुपीज़ लाना था, लेकिन कुछ लोग जो है 50.6 रुपये लगे, यानी कितना एक्स्ट्रा ला दिए 2 रुपये 60 पैसा। 2 रुपये 60 पैसा कितना लोग लाए 7 लोग, तो कितना हो गया 7 छंग 42। ठीक है, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 4 18, 18 रुपये 20 पैसा जो है एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन 13 लोग जो है 47.66 रुपया लाए हैं, जबकि लाना था 48 लाए हैं 47.6, यानी कितना कम लाए हैं 0.4 कम लाए हैं। कितने लोग 13 लोग, तो कितना लगा 13 चौक 52, यानी कि 5.2 जो है कम लेकर आए हैं। 5.2 जब कम लेकर आए हैं तो कितना बच गया, 18 में से 5 गया 13, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 13 जो है एक्स्ट्रा बच गया। अब जो 7वीं संख्या है वो 13 एक्स्ट्रा है। 7वीं संख्या क्या है हमारा 13 एक्स्ट्रा है। अब इसी संख्या को हम देखिए अगर एवरेज 48 से निकलता है तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर 48 देखिए 48 रुपये लेकर 7वीं संख्या अगर हमारा हट जाता तो एवरेज हमारा 48 होता है, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन 7वीं संख्या जो हमारा 13 एक्स्ट्रा है, वो 13 अपना एक्स्ट्रा भी लेकर निकलेगा, यानी कि 13 रुपये जब वो एक्स्ट्रा लेकर निकलेगा तो हमारा औसत पर तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए औसत पर प्रभाव कितना पड़ेगा, औसत पर जब प्रभाव हम देखेंगे तो देखिए 13 लोग, अब जब एक संख्या निकल जाएगा तो 18 में बटाएगा, ये 13 का औसत निकल गया, यानी कि 13 एक्स्ट्रा लेकर निकल गया, तो 18 लोग अब बांटेंगे कितना कितना किसमें कम हुआ। तो देखिए एक पॉइंट बैठाएंगे तो 0, 18 8 देखिए 18 7 कितना होता है 126, 18 8 44 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 7 126, यानी कि 0.7 जो है एक्स्ट्रा लेकर निकल जाएगा। ये जो 0.7 है वो एक्स्ट्रा लेकर निकल गया पूरा औसत में से। अब यानी कि 48 जब औसत था ना, अब उसमें से 0.7 की कमी आ जाएगी। 0.7 की कमी आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 47.3। एक ही अंक तक हम लेकर चलना था, क्योंकि दशमलव के एक स्थान तक सही मानकर चलना है, नहीं तो पूरा कटेगा नहीं 0.7 से, लेकिन एक ही स्थान तक लेकर चलना है। तो हमारा क्या हो जाएगा एवरेज अब हो जाएगा 47.3, बाकी के 18 संख्या का औसत 47.3। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे बात को। ठीक है, और देखिए जब 13 में हम 18 से भाग देंगे ना, तो पहला अक्षर जो 7 आएगा, एक ही स्थान तक लेना है तो हम एक ही स्थान तक लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन को पिघलाकर 2 मिमी त्रिज्या वाले 2 मिमी त्रिज्या वाला तार बनाया जाता है। यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मिलीमीटर है। ठीक है, निर्मित तार की लंबाई सेंटीमीटर। देखिए पहले एक बात आप समझिए, एक देखिए एक जो mm बराबर होता है 1/10 cm,
ठीक है। सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा जो होता है mm होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ घन को पिघला कर हम क्या बना रहे हैं, तार। तार कैसा होता है, बेलन के बराबर होता है, बेलन के जैसा होता है। यानी कि जो घन का वॉल्यूम होगा, घन का जो वॉल्यूम होगा बेलन के वॉल्यूम के बराबर, आयतन दोनों में बराबर हो जाएगा। घन का वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा कितना दिया, 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि 4.4 इंटू 4.4 इंटू 4.4। अब बेलन का आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंच, और पाई का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंच। पाई का मान रखना है हमें 22/7, ठीक है। और आर का मतलब तार की लंबाई जो है, लंबाई ज्ञात करना है, इनकी एच का वैल्यू बताना है, और त्रिज्या दी है 2 mm। 2 mm को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में अगर बोल देंगे तो 2/10 इंटू 2/10 लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर है, और एच का मान हमें निकालना है। अब देखिए समझिए, अगर इस 10 को हम इधर ले जाएं तो ये पॉइंट, 2 ठो पॉइंट हमारा हट जाएगा, ये 4.4 है, 2 ठो पॉइंट हट जाएगा क्योंकि 10 इसमें गुना हो जाएगा। यानी कि अगर 22 दूनी देखें तो कितना हो जाएगा, 44, एक पूरा कट गया, और 2 से इसमें गुना किए तो कितना हो जाएगा, 22। यानी क्या हो जाएगा, 22.4 4.4 इंटू ये 7 में ऊपर में गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बराबर एच। यानी कि एच का मान जो हो जाएगा, इस सबका गुणज हो जाएगा, तो गुणा कीजिए। 22 में अगर हम इसमें 22 में और 7 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 22 7 है 154। 154 में हमें 4.4 से गुना करना है, तो गुना कीजिए। एक देखिए, यहाँ देखिए 154 है और क्या है, 4.4 है, तो हम सीधे 44 इसको मानते हैं और एक पॉइंट बैठा देंगे। गुना कीजिए, एक लाइन लो, 4 में 4 से गुना करें, 4 चौके 16, 15 चौके 60 और 16, 60 16 कितना होता है, 76। 76 और एक कितना हो जाएगा, 77। इसका हासिल एक जो होता है, हासिल। अब 77 में हासिल क्या बचा, 7। 15 चौके 60 और 7 कितना होता है, 67। एक पॉइंट है तो 677.6 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, तार की लंबाई हो जाएगी। 677.6 कौन सा है, ऑप्शन सी। आप बस इस मेथड को सीखिए, उसके बाद जो कैलकुलेशन है आप जितना फास्ट कीजिएगा उतना जल्दी आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे बात को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, देखिए इसमें विभाज्यता का नियम जानना है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या कौन कौन सी है, 6 8 8 x और y किससे, 3 7 और 11 से विभाज्य, 3 7 और 11 से जो है विभाज्य है, मतलब विभाज्य है। तो हमसे पूछ रहा है कि 5x + 3y का मान, 5x + 3y का मान हमसे पूछे। देखिए या तो आप इसे एक तरह से बना सकते हैं कि पहले 3 पर चेक करें, 7 पर चेक करें और 11 पर चेक करें, उसके बाद x और y का जो भी मान सेटिस्फाई करेगा उसे हम रख कर बनाएंगे। लेकिन इसमें बहुत जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सिंपल देखिए, जो 3 7 और 11 से विभाज्य है, यानी कि इसके एलसीएम से भी विभाज्य होगा। 3 7 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम बोलिएगा कि तीनों का गुण हो जाए, यानी कि 11 3 33, 33 में अगर हम 7 से गुना करेंगे, 7 3 21, 7 3 21 2 23, यानी कि 231 से ही विभाज्य होगी संख्या हमारी, यानी कि 231 से ही हमारी संख्या विभाज्य होगी। देखिए 231 से जब हमारी 6 8 8 x और y संख्या विभाज्य होगी, तो मान लीजिए हम x और y का सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेकर चलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 9 और 9। क्यों मैक्सिमम लिया है, मिनिमम भी ले सकते हैं, 0 0 भी लेकर बनाएंगे तो हमारा आंसर आएगा। मैक्सिमम पर थोड़ा हमारा आसानी पड़ता है। देखिए अगर हम 231 से 6 8 8 और x और y का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 9 और 9 को विभाजित करें तो हमारा जो शेषफल आएगा, उस शेषफल को इसमें से घटा दे तो हमारी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। यानी कि 261 दिया कितना हो जाएगा, 2 3 600, 31 3 93, ज़्यादा हो जाएगा। तो 231 दूनी लेकर चलते हैं, 2 23 दूनी 46, 462। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 6 गया 2, यहाँ क्या बचा, 6 में से 4 गया 2, 226 बचा। अब यहाँ एक 9 बिठाते हैं। अब देखिए 231 में अब हम क्या करेंगे, 9 से गुना करके देखते हैं, क्योंकि 10 से गुना करेंगे तो 2310 हो जाएगा। 9 से गुना करते हैं, 9 एकम 9, 9 तिया 27, ठीक है। 9 दूनी 18 और 2 20, 2079। 9 में से 9 गया 0, 16 में से 7 गया 9, और यहाँ क्या बचा 1, 190 बचा। 190 में ये 9 उतरते हैं, इसे अभी माने हैं केवल, ठीक है। 9 और 9 मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू मान कर भी बना सकते हैं। इससे आपका क्या होगा ना, आसानी पड़ेगा। नहीं तो फिर 3 7 और 11 के विभाज्यता के नियम पर भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए 231 है, अगर 9 से ले जाएंगे तो 2079 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 से ले जाकर देखते हैं। 8 से ले जाएंगे तो 8 कम 8, 8 3 के 24, 8 दूनी के 16, 16 और कितना हो जाएगा, 8 3 के 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 1848 हो गया। 9 में से 8 गया 1, यहाँ 10 में से 4 गया 6, और यहाँ क्या बचा, 10 में 4 गया 6, और यहाँ 0 0, यानी कि 61 जो हो जाएगा हमारा शेषफल बचेगा। अगर ये 61 शेष नहीं बचता तो हमारा 231 से ये संख्या विभाजित हो जाती, यानी कि इस संख्या में से अगर हम 61 को घटाएंगे तो हमारी जो संख्या हो जाएगी 231 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि संख्या क्या है, 6 8 9 9 में से 6 8 8 और 9 9 में से अगर हम इस 61 यानी शेषफल को घटा देंगे तो हमारी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 61 को घटाते हैं, 9 में से 1 गया 8,
9 में से 6 गया 3, यहाँ 8 और 8 है 6, यानी कि 688 38 जो हो जाएगी, ये संख्या जो हो जाएगी हमारी 231 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ से अगर देखिए x के जगह पर क्या आया है 3 आया है, और y के जगह पर क्या आ गया है 8 आ गया है, यानी कि y के जगह पर 8 और x के जगह पर 3 आ गया। अब हमसे 5x + 3y का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो 5x + 3y का वैल्यू, यानी कि x के जगह 3 रखेंगे तो 5 3 15, और 3y y के जगह 8 रखेंगे तो 8 3 के 24, यानी कि 24 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, यानी कि 39 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 39 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझे होंगे। नहीं तो एक और नियम है, उस नियम से आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले 3 से विभाज्यता का चेक करते, उसके बाद 11 से चेक करते, फिर 7 से चेक करते, तो हमारा जो है आंसर आने की उम्मीद था, लेकिन उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आप सिंपल इससे बनाइए, आपका आसानी से बन भी जाएगा और आप इस मेथड को जानते भी हैं। ठीक है, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा मिलता है और इसमें टाइम नहीं लगेगा, अगर आप फास्ट बनिएगा तो टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन भी तो ईजी आएगा, जैसे ये क्वेश्चन कितना ईजी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 26 की संख्या का 0.4% है। तो 26 जो है, मान लीजिए x संख्या, 26 का x संख्या जो है कितना 0.4% के बराबर है। परसेंट को हम नीचे गुना करेंगे 100 से। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक और नीचे 0 हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 13, और 2 से इसको कटाएं तो कितना हो जाएगा 500, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 × 5 = 65, x बराबर 65 हो जाएगा ना, 13 × 5 = 65, x बराबर नहीं सॉरी, यानी कि 6500 और गुना x, यानी कि अगर देखा जाए तो 6500 का जो x, एक सेकंड रुकिए, 26 किस संख्या का 0.4% है, यहाँ उल्टा लिख दें। मतलब मान लीजिए संख्या है x का 0.4% क्या हो जाएगा 26 के बराबर हो जाएगा, 0.4% 26 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट को इधर नीचे करेंगे 0, 2 से इसको कटाएंगे 2, और 2 से इसको कटाएंगे 13, 2 से इसको कटाएंगे तो 500, और x बराबर क्या हो जाएगा 13 × 5 = 6500। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन, यहाँ दिमाग खराब कर दिया। ये नहीं, ये मेथड। ठीक है, यानी कि x का जो है 0.4% 26 के बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6500, यानी कि ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आप समझेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोडमास से है, इसे बनाते हैं। देखिए बोडमास में आप 1/m दीजिए और सही करने का प्रयास कीजिए। जैसे 5×5/29 है ना, तो 29 × 5 कितना होता है 145, अब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150/29 लिख सकते हैं सीधे इसको। अब माइनस में क्या लिखेंगे 15/4। ठीक है, और भागा में 3/4, और गुना का जो है इसे एलसीएम लेते हैं। तीनों को एक बार में अगर हम जब एलसीएम लेंगे, ये जो छोटा कोष्ट में है एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 दूनी 30। ठीक है, 2 × 15 = 30, तो 15 × 3 = 45, माइनस 5 × 6 = 30, तो 6, और 3 × 2 = 30, तो 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 में से अगर 16 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 में से अगर 16 को घटाएंगे तो 29, 16, 45, यानी कि क्या लिखेंगे 3/4 और गुना 29/30। ठीक है, 29/30, 3 से इसको कटा दिए तो 10, क्या बचा 29/40। अब देखिए यहाँ है 15/4, यहाँ जो है 15/4 है, और भागा जो है गुना में अगर चेंज करेंगे तो ये नीचे में 10 × 4 जो है ऊपर चलेगा जाएगा, यानी 40 ऊपर चले जाएगा और नीचे में 29 आ जाएगा। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि अब पूरा अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ क्या है 150 और बटे में 29, और माइनस में देखिए यहाँ क्या बचा 15 × 2 = 150 और बटे में 29, 150 बटे में 29 और 129 कट गया तो कितना बचा 0 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 0 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इसमें तो कुछ करना नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था, तो 2 वर्षों के पश्चात उसने 6634 रुपये का भुगतान किया। तो तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13200 रुपये का भुगतान करके ऋण चुकाया, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। देखिए रेट हमारा दिया है कितना 10% रेट दिया है ना, उसने 2 वर्षों के बाद कुछ राशि चुकाई है, यानी कि 6634 रुपये चुकाई है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मान लीजिए मूलधन अगर ये होगा तो इस पर 10% का 2 बार रेट लगा होगा, तो उसने कुछ यहाँ राशि चुकाई होगी, फिर इस पर भी ब्याज लगकर टोटल जो राशि हो गई होगी 13200 रुपया हो गई होगी, 13200 रुपया हो गई होगी। यह 13200 रुपया क्या होगी 10 से 11, फिर अगले साल होगी ना 10 से 11, यानी कि 11 का वैल्यू जो है 13200 के बराबर है। तो हम 10 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेट है ना 10%, 10% को 1/10 लिख सकते हैं ना, कि 10 में 1 रुपया जुटा होगा तो 11 रुपया 13200 के बराबर होगा। तो 10 रुपया कितना के बराबर हो जाएगा 13200 बटे में 11 गुना 10, 11 से इसको कटाएंगे तो 11 के 11, 11 दूनी 22, यानी कि 1200 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12000 रुपया। यानी कि यहाँ जो राशि होगी 12000,
यहाँ 12,000 पर भी रेट लगा होगा, और 12,000 में जो 6,634 रुपये चुका दिया है, यानी कि 6,634 रुपये चुका दिया है, तो कितना टोटल यहाँ रेट राशि यही होगी 12,000। तो इसके हिसाब से आ गया, मतलब 13,200 रुपये जब पेड किया है, यानी कि 12,000 अभी बाकी होगा यहाँ पर। 12,000 जब यहाँ बाकी होगा तो उसके बाद 13,200 रुपये और उसे चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इस पर भी रेट लगा होगा 10% का। लेकिन 12,000 जब पेड कर रहा है, ये 12,000 जब पेड कर रहा है, उसके पहले उसने 6,634 रुपये जमा कर दिया होगा। 6,634 रुपये जब जमा किया होगा तो कितना 18,634 रुपये जो हो जाएगा उसका यहाँ 2 साल के बाद मिश्र धन आया होगा। 18,634 में से उसने 6,634 रुपये जमा किया, तो उसके पास 12,000 रुपये बचा, उस पर 10% का ब्याज देकर 13,200 रुपये में पूरा कंप्लीट चुका है। ठीक है, यानी कि 18,634 जो होगा वो 2 वर्ष पर रेट जब लगा होगा, 2 वर्ष के बाद 18,634 रुपये हुआ होगा। तो देखिए 2 वर्ष पर क्या हो जाएगा, 10 से 11 1 वर्ष और 10 से 11 1 वर्ष, यानी कि टोटल अगर रेट देखा जाए तो कितना 100 से हो गया 121। ये हमारा मूलधन होता है और ये हमारा अमाउंट होता है। यानी कि अब 121 जो बराबर होगा किसके होगा, 18,634 के। तो हमसे 100 यानी कि मूलधन का मान पूछा है। देखिए तो क्या लिखेंगे, 18,634 अब बटे में 121 और गुना का 100। किससे कटाइए, 11 से कटाएंगे तो 11 हो जाएगा। 11 से इसको कटाएंगे तो 11 एकम 11, 7 6 11 6 66, 10 3 11 9 99, 4 4 11 चौक 44। फिर 11 से कटाइए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 5 9 11 5 55, 11 चौक 44, यानी कि 154 और गुना 100, 154 और गुना का 100 कितना हो जाएगा मूलधन, तो 15,400 रुपये जो हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा। देखिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 15,400 ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अब देखिए समझाते हैं, फिर से एक बार समझाने का प्रयास करें। देखिए पी पर 3 साल का ब्याज लगा है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, 2 वर्ष के अंत में उसे 6,634 रुपये उसने दे दिया। तो 6,634 रुपये दे दिया, तो फिर भी वह जब तीसरा वर्ष आ रहा है तो उससे 13,200 रुपये दे रहा है। तो 13,200 रुपये जो होगा ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी कि पिछले वर्ष के ब्याज पर भी कुछ ब्याज लगकर 13,200 रुपया हुआ होगा। यानी कि 10 रुपये का जब रेट है, यानी कि 10% का जब रेट है, तो 10 से 11 रुपये हुआ होगा। 10 रुपया पर 1 रुपये का ब्याज लगा होता है, 11 रुपये हुआ होगा। यानी कि यहाँ जो 10 रुपया होगा वो उस पर 1 रुपये का ब्याज लगकर 13,200 हुआ होगा। यानी कि 11 का वैल्यू 13,200 है, तो यहाँ से 10 का वैल्यू जब हम निकाले तो 12,000 रुपया। लेकिन 12,000 से पहले भी उसने कुछ चुका दिया था। 6,634 रुपये जब ब्याज दिया था, 6,634 रुपये उसका घट जाना चाहिए था, तो वहाँ से वो 12,000 पर ब्याज लगाकर इतना दिया है। यानी कि यहाँ पर जब आया होगा 2 वर्ष पर, तो 12,000 रुपया इसका जो इस पर ब्याज लगा है और 6,634 रुपये जो चुका दिया है, वो दोनों जुटकर 18,634 रुपये हुआ होगा। तो उसके बाद 12,000 रुपये पर उसने ब्याज लगाया और 6,634 रुपये चुका दिया। तो ठीक है, तो 18,634 जो है 2 साल पर ब्याज आया होगा 10% के रेट से, तो 121 के बराबर। यहाँ से अब 2 साल पर जब देखिए ये मिश्रण दिया है 2 साल के बाद 10% के रेट पर, तो वहाँ से मूलधन निकाले तो 15,400। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए अब फिर भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट कीजिएगा, इसे फिर से एक बार स्पेशली इस क्वेश्चन को लाकर हम आपको बता देंगे। ठीक, अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत आसान एक क्वेश्चन है, फॉर्मूला पर है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ D1 D2, हाफ D1 D2, यानी D1 क्या है, विकर्ण है, D1 D2 विकर्ण है, यानी कि 1/2 × 14 × 24, 2 से इसको कटेंगे तो 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। 168 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये तो केवल फॉर्मूला पड़ता है, आपको ऐसा फॉर्मूला आपको याद करके जाना है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप गलती कर दीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 व्यक्ति P और Q एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, वे दोनों क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। वे कितने समय में P Q को ओवरटेक कर लेगा। देखिए P है और Q है। ठीक है, अब देखिए जैसे P और Q के जो बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, 8 से 44 मीटर। ठीक, P के चाल है, देखिए P और Q का चाल है, इसका चाल है 12 मीटर पर सेकंड और इसका चाल है 8 मीटर पर सेकंड, और दोनों जो है मतलब एक ही मतलब ये भी इधर डायरेक्शन चल रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन चल रहा है। जब 8 मीटर पर सेकंड से ये थोड़ा आगे चल रहा होगा और 12 मीटर पर सेकंड से इसका पीछा कर रहा होगा, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड से इस दूरी को भी कवर कर रहा होगा गैप का, क्योंकि गैप को कवर, क्योंकि 8 से ये आगे बढ़ रहा है और 12 से इसका पीछा कर रहा है, यानी कि 4 से इसको कवर कर रहा होगा, इसीलिए इसमें जो है चाल माइनस होता है, दोनों का जो है चाल माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे देखिए
844 मीटर दोनों के बीच का गैप है। ये 12 का स्पीड चल रहा है और ये 8 की स्पीड चल रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 1 1, यानी कि 211 सेकंड में जो है इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। लेकिन हमें मिनट और सेकंड दोनों में ऑप्शन दे रहा है, तो 211 को क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 31 लिख सकते हैं। 180 क्यों लिखते हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 180 सेकंड में कितना हो जाएगा 3 मिनट और 31 सेकंड। 3 मिनट 31 सेकंड जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 3 मिनट 31 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर पर घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर पर घंटा है, तो स्थिर जल में उसका नौका का चाल हो जाता है 15 मीटर पर सेकंड। अब कैसे आपको बताते हैं, देखिए बोट माइनस स्ट्रीम का चाल दिया है 12 किलोमीटर पर आवर और बोट प्लस स्टीम यानी कि अनुकूल कितना दिया 18। जब यहाँ से हमें बोट का चाल पूछ रहा है तो दोनों का योग, यानी कि बोट का जब चाल पूछेगा तो दोनों का योग में 2 से भाग देंगे, तो 18 12 कितना होता है 30, 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15। अगर हमसे स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल पूछता तो दोनों के अंतर में से 2 भाग देते, यानी कि धारा की चाल कितना हो जाता है 18 में से 12 गया 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि धारा की चाल पूछेगा तो दोनों का अंतर में 2 से भाग, और अगर नाव की चाल पूछेगा तो दोनों के योग में से 2 से भाग देंगे, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर एम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो उसे समान दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता। अपनी सामान्य चाल से चलते हुए रेलगाड़ी कितने समय में 315 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। देखिए समझिए, जब हमारा डिस्टेंस जब बराबर होता है, जो डिस्टेंस जब बराबर होता है तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है। यानी कि देखिए पहले स्पीड का अगर हम रेशियो देखें तो पहले अगर उसका x था उसमें से चाल बढ़ा दिया कितना x+5 कर दिया, तो टाइम जब पहले x+5 लगता था अब टाइम लगेगा x, क्योंकि टाइम में 1 घंटा का कमी आ गया। अब देखिए यहाँ दोनों के बीच का अगर अंतर देखें तो कितना है 5 घंटा, और 5 का वैल्यू दिया है 1 घंटा। जब 5 का वैल्यू 1 घंटा दिया है तो हमसे क्या पूछ रहा है कि सामान्य चाल से चलते हुए रेलगाड़ी कितने समय में 315 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगी, ठीक है। चाल हमारा समान रखना है, जब चाल समान रखेंगे तो यहाँ से देखिए जब 5 का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू अगर देखेंगे तो x/5 हो जाएगा, ठीक है, x/5 हो जाएगा। अब x/5 देखिए x/5 से हम समझिए ये हमारा गया टाइम, ठीक है, यहाँ हमारा टाइम आ गया, और इस पर स्पीड कितना है x+5, स्पीड है ना x+5, यानी कि x+5 से जो है x/5 यानी कि x/5 ये क्या है स्पीड है और ये क्या है टाइम है, यानी कि स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा 450 किलोमीटर जो हमें डिस्टेंस दिया था। अगर आप इसे हम सिंपल लिखने का प्रयास किए हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 450 बटे में x माइनस 450 बटे में x+5 बराबर का 1। जब इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा x+5 इंटू x/5 बराबर 450, इतना आएगा। अब देखिए अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे x+5 इंटू के x बराबर के 45 में 450 से गुना करेंगे, मतलब 45 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, 2250 हो जाएगा। 2250 को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। देखिए इसे हम क्या लिख सकते थे, एक बात और आपको समझाने का प्रयास करें। देखिए ये 450 इंटू 5 लिख सकते थे, इसको ये उधर आकर गुना हो गया तो हम सीधे इसको गुना लिख दिए, यानी कि 450 इंटू 5 भी लिख सकते थे। अब देखिए इधर अगर हम देखें तो यहाँ दिया है x+5 इंटू का x, और यहाँ भी ऐसा हम इसे तोड़ना है कि दोनों के बीच का अंतर जो है 5 है, तो बस इस जीरो को अगर हम इस पर लाकर रख देंगे, यानी कि अगर 50 इंटू 45 भी लिखेंगे तो सेम इसी के फॉर्मेट में आ गया। देखिए 50 में 45 से गुना करेंगे तो 2250 आ जाएगा, ठीक है, एक ही बात है। यानी कि x+5 और यहाँ भी क्या है, यहाँ अगर x का वैल्यू अगर हम 45 रख रहे हैं तो x+5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, यानी कि यहाँ से x बराबर आ गया हमारा 45 किलोमीटर पर आवर x का। और नहीं तो फिर आप गुणनखंड विधि से भी बनाइएगा तो वहाँ से भी 45 किलोमीटर पर आवर आएगा, तो वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ भी सेम दिमाग वहाँ भी लगाइएगा, 50 और 45 में वहाँ भी तोड़िएगा, तो क्यों ना आप इसी को यहाँ भी तोड़ दीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछ रहा है कि यही क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 315 किलोमीटर को उसी समान चाल से, यानी कि 315 किलोमीटर की दूरी को कितना चाल से चलना है, 315 किलोमीटर को चल रहा है 45 के स्पीड से। तो टाइम देखिए ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। 45 इसको कटाएंगे, 9 से कटाएंगे तो 5, और 9 से इसको कटाएंगे तो 9 3 27, 9 5 45, 5 से इसको कटाएंगे तो 7 घंटा का जो है टाइम लगेगा 315 किलोमीटर को जाने में। 7 घंटा कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब 2 मिनट का टाइम है,
2 मिनट में देखते हैं कितना क्वेश्चन बन पाता है, नहीं तो उसके बाद सबमिट होने के बाद बना देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राधा ने 57,300 रुपये में एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर, वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर बेचा और दोनों को समान कीमत पर बेचा, यानी कि एसपी जो है दोनों का बराबर है। यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपया हम फ्रिज को मानते हैं, इसे 15% के लाभ पर बेचा यानी कि 115% पर बेची है, और वाई रुपया हम वॉशिंग मशीन को मानते हैं, उसे 24% की हानि पर बेची यानी कि 76 में बेची है, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट गया, यानी कि एक्स और वाई का यहाँ रेशियो देखा जाए तो 76 रेशियो 115 हो जाएगा। ये आ गया हमारा सीपी का रेशियो, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई हम क्या मानते हैं, सीपी ही मानते हैं। क्रयमूल्य को 15% लाभ पर 24% का हानि पर बेचे हैं। अब हमसे पूछा कि वॉशिंग मशीन यानी कि 115 का वैल्यू पूछ रहा है। टोटल का वैल्यू कितना है, 6, 5, 11, 11, 7, 18 और 1, 19 यानी कि 191 है। और 191 का वैल्यू कितना दिया है, 573 दिया ना, 573। अब देखिए 573 पर 2 जीरो, यहाँ 3 से अगर गुना करेंगे तो 191 तिया 573 हो जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 और 19 तिया 57, ठीक है। यानी कि 3 से ये पूरा जो है कट जाएगा, तो 115 तिया कितना हो जाएगा, 115 तिया 345, 345 पर 2 जीरो यानी कि 34,500 जो हो जाएगा हमारा वॉशिंग मशीन की कीमत हो जाएगी। 34,500 कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि एक स्कूल में परिवहन के रूप में स्कूल बस, बाइक और साइकिल का रेशियो दिया है, यानी कि स्कूल बस, बाइक और साइकिल का रेशियो क्या है, 6:3:1। तो हमें पूछ रहा है कि यदि स्कूल के छात्रों की कुल संख्या 1200 है तो परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक छात्र, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कि 1 का वैल्यू हमसे पूछा है तो 6, 3, 9, 9, 1, 10, 10 का मान कितना दिया है 1200, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 जो हो जाएगी, साइकिल से चलेगा 120 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब इसे सबमिट होने दीजिए क्योंकि 3 सेकंड का टाइम है, सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद जो भी 3 क्वेश्चन बचेगा उसे आराम से बना देंगे। देखिए सबमिट हो गया, 1 मिनट, व्यू रिजल्ट। देखिए 12 क्वेश्चन बनाए हैं, 12 सही है, और उसके बाद समझाने में थोड़ा टाइम चला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर, इसे भी समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करें कि मान लीजिए 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए पूर्ण कार्य हमारा 3 है, क्योंकि 1/3 जब कर रहा है ना तो इस नीचे वाले भाग को हम पूरा कार्य मानते हैं। मान लीजिए पूरा कार्य हमारा कितना है 3, तो क्या कर रहे हैं 18 मजदूर 3 कार्य में से 1 कार्य कर रहे हैं, 18 मजदूर 27 दिन में कार्य के 1/3 यानी कार्य का 1/3 कितना हो जाएगा 1 कार्य कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कितना मजदूर यानी कि x मजदूर कितना दिन में 9 दिन में टोटल कार्य यानी कि 3 कार्य को कंप्लीट कर देंगे। 3 से इसको घटाएंगे तो 3 और 3 से इसको घटा देंगे तो 9, 18 9 कितना होता है 162, 18 9 162 होता है ना, यानी कि 162 मजदूर जो है ये टोटल कार्य को जो है 9 दिन में पूरा कर देंगे। 162 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हमारा यहाँ सबमिटेड है, मतलब जो सबमिट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, 2 क्वेश्चन है लास्ट में, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का जो दिया है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 75 और 5 है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दिया है कितना 75 और 5। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 75 और 5 है, और उनका अंतर दिया है, यानी कि मान लीजिए संख्या क्या हो जाएगी ए माइनस बी का अंतर कितना दिया है 10 दिया है ना। अब हमसे पूछ रहा है कि संख्याओं का योग कितना होगा। पहले देखिए आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 15 देखिए 75 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा ना। जब 75/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 75 यानी कि 15 आ गया। अब इसी पर पहले सेटिस्फाई करके देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है पा रहा है कि नहीं, यानी कि 15 यहाँ लिखेंगे, छोटा वाला का वैल्यू 15 तो बड़ा वाला का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 25 में से 15 गया 10 यहाँ सेटिस्फाई कर गया, और 25 × 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 15 करेंगे तो 15 5 75, ठीक है। अब 15 दूनी 30 और 7 37 375 हो गया। 75 में 5 से गुना करके देखिए 50 25, ठीक है, 5 7 35 और 2 37 यानी कि 375 यहाँ भी आ गया 375 यहाँ भी आ गया, सेटिस्फाई कर गया। लेकिन क्या किए हैं अब वो हम आपको बताते हैं। एक फार्मूला आप जानते होंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या क्या माने ए इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है 75 × 5 बराबर में मान लीजिए पहली संख्या को हम माने 25 और दूसरी संख्या को माने हैं 15, ये दोनों बराबर आ रहा है ना, यहाँ भी 375 आ रहा है यहाँ भी 375 आ रहा है, यानी कि संख्या जो है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, और दोनों के बीच का अंतर भी 10 आ रहा है, यानी कि पूरी तरह से 25 और 15 सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमसे दोनों संख्या का योग पूछा है a + b का वैल्यू, यानी कि 25 + 15 का वैल्यू क्या होता है 40, 25 15 कितना होता है 40। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया ही जाता है ना कि आप आसानी से इसे बना सकते हैं, और नहीं तो फिर एक और इसका मेथड चलता है, उसे भी हम आप कहिएगा, चाहे पहले भी हम इसको बताए भी हैं, उस जो फॉर्मूला वाला मेथड चलता है a - b का मान यहाँ से आ गया, ए बी का मान दिया था तो ए बी का मान दिया था, फिर वहाँ से a + b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखिए
इसमें देखिए वैसे ही बनाया है, a माइनस बी का वैल्यू दे दिया है, फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इस मान को रख के a प्लस बी का वैल्यू निकाल दिया है, वहाँ से आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें आंसर थोड़ा दिमाग लगा कर अगर बनाइएगा इस टाइप के तो आप आराम से बना दीजिए, फॉर्मूला से तो कोई बना देगा। आप थोड़ा अगर दिमाग लगाइए तो आपका टाइम भी नहीं लगेगा, आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 15% छूट के बाद कोई वस्तु 1190 रुपये में बेची जाती है, तो 12.5% की छूट दी जाती है, तो वस्तु कितने में बेची जानी चाहिए। यानी कि अगर टोटल क्वेश्चन में कह रहा है कि 85% बराबर अगर 1190 है, तो हमसे पूछ रहा है कि 12.5% की छूट यानी कि कितना हो जाएगा, 87 या 82 99, हाँ 87.5% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, 1190 अब बटे में 85 इंटू के 87.5%, और देखिए 17 से इसको कटेंगे तो 5, और 17 से इसको कटाएंगे तो 70, 5 से इसको कटाएंगे तो 14, 14 में 87.5 से गुना कीजिए, एक लाइन में गुना कीजिए, 14 5 70, 14 7 98, 98 और 7 105, हाथ में लगा 10, 14 8 कितना होता है 112, 112 और 10 122, यानी कि एक पॉइंट था तो एक पॉइंट, यानी कि 1225 रुपया जो हो जाएगा 12.5% की छूट देने के बाद 1225 रुपये में देंगे, यानी कि जो कि ऑप्शन ए में है। हमारा टोटल 15 क्वेश्चन बन गया है। अब 15 क्वेश्चन आपको समझा भी दिए, टाइम के अंदर नहीं बना। देखिए इसमें अभी तक 46,500, इसमें बहुत कम लोग दे रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मॉक को दीजिए, क्योंकि देखिए अब आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, पर डे एक मॉक देना में इसमें क्या टाइम लगेगा, खूब से खूब लगेगा तो आपको 20 मिनट टाइम लगेगा, तो आप इसे जरूर दें। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में, अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ तो इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।